अरे ओ बिरजू, ओ बिरजू। मंगलू चिल्लाता हुआ मेड़ पर घास काटते बिरजू के पास पहुंचा। बिरजू ने घास काटना छोड़ मंगलू की ओर देखा। पूछा, क्या बात है? क्या हो गया जो दौड़े आए हो? कुछ बोलाओ। हवेली में बड़की बहुरिया आई है तो के याद करे हैं। बब्बन काका हमारे बोले तो के बुला लाबे के। मंगलू एक ही सांस में बोल गया। हवेली से बुलावा का नाम सुनते ही बिरजू के हाथ से घास काटने का कचिया छूट गया। उसके शरीर में कंपन सा होने लगा। आज 13 वर्ष बाद 13 से उस पर ही उसके होठों पे अस्फुट सा स्वर, और वह मंगलू के साथ चल दिया। हवेली में कदम रखने से पहले एक बार तो उसके पांव रुक गए, लेकिन मंगलू के शब्द, चल बो जल्दी। बब्बन काका बहुरिया के कमरा के आगे ही खड़े हैं, उसके पांव को जैसे बल दे दिया। बिरजू जब बहुरिया के कक्ष के सामने पहुंचा तो बब्बन काका इधर से उधर टहलते नजर आए, किंतु जैसे ही बिरजू को आया देखा, बोल उठे, आओ बिरजू, देख लो अपनी मालकिन को, घर की लक्ष्मी को, बड़की बहुरिया को। और उनकी आंखों से झर आंसू बहने लगे। सुनते ही बिरजू सब कुछ भूल दौड़ गया। बहुरिया पलंग पर अचेतन अवस्था में पड़ी थी, आंखें शून्य में और साड़ी सफेद। बिरजू उनकी हालत देख रो पड़ा। सिसकियां उसकी आवाजों में फूटने लगी। तभी बब्बन काका के शब्द उसके कानों में सुनने को मिला। वे बहुरिया से कह रहे थे, बहुरिया, बिरजू आ गया है, आ गया है, बिरजू आ गया, बिरजू, बिरजू। कहते हुए वह उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उठ नहीं पाई। फिर आंखें बब्बन काका की ओर गई। बब्बन काका समझ गए। उन्होंने बिरजू को पास आने को कहा। बिरजू धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बहुरिया के पास पहुंच गया। अब वह अपने को रोक नहीं पाया। उसके पांव पकड़ रोने लगा। ना रे ना, मत रो, मत रो। ओने को कौन टाल सका है? ओनी तो ओनी है। तुझसे जानबूझकर कुछ थोड़ी ही हुआ है। मैंने तो मैंने तो तभी तुझे माफ कर दिया था। वह बोलते बोलते रुक गई और सांस लेने लगी। फिर बोली, मालिक उसी उसी गम में चले गए। गए, एक ही बेटा था उनका, और बोल गए, और बोल गए, एक बार हवेली चले जाना, बोलना बिरजू को मैंने भी माफ कर दिया। बहुरिया उच्चेत सी हो गई। बहुरिया, बहुरिया। बब्बन काका रोते रोते पुकारने लगे। बहुरिया की आंखें फिर खुली। बोली, बब्बन काका, मेरे सिरहाने में एक कागज है। मैंने गौशाला और उसके बगल का इसके पिता राम शरण वाला घर, साथ में 5 एकड़ जमीन इसके नाम कर दिया है। मैंने बेटा माना था। इसकी इसकी विधवा माँ को वचन दिया था, बेटे की तरह पालूंगी। उस वचन का पालन करना है काका। हाँ काका, हाँ, इसलिए लिख दिया है। मेरा अग्नि संस्कार बिरजू करेगा, बिरजू करेगा। इससे आगे बिरजू सुन नहीं पाया। बिरजू दहाड़ मारकर रो पड़ा। नहीं मालकिन, नहीं, नहीं माँ, नहीं, मैंने मुन्ना को नहीं मारा। वह मेरा छोटा भाई था, हमारी जान से भी प्यारा, हमारी जान से भी प्यारा। वह खेल खेल में दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंच गया, और इससे आगे बिरजू नहीं बोल पाया। सारा गांव हवेली की ओर उमड़ पड़ा, और जब अग्नि संस्कार का समय आया तो सबकी आंखें भर आई। बहुरिया की अंतिम इच्छा के अनुसार चिता को बिरजू ने अग्नि दी। दहकती लपटों में जैसे हवेली का अतीत भी जल उठा। अब हवेली, गौशाला और जमीन बिरजू की जिम्मेदारी थी, पर उसके लिए सबसे बड़ा वरदान था बहुरिया का उसे पुत्र मानना, और उसके माथे पर रखा वह अंतिम आशीर्वाद। बहुरिया की चिता की अग्नि से उठता हुआ धुआं जैसे बिरजू के हृदय पर छा गया। अग्नि की लपटें शांत होते होते हवेली का एक नया अध्याय खोल रही थी। गांव भर के लोग
धीरे धीरे लौट गए, लेकिन बिरजू वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू सूख चुके थे। वह अब केवल जिम्मेदारी की कठोर चमक बाकी थी। बब्बन काका उसके पास बैठे, बोले, बेटा, अब तू इस हवेली का मालिक है, लेकिन मालिक बनना केवल जमीन जायदाद पर बैठने से नहीं होता। मालिक बनना मतलब है गांव और परिवार का भार उठाना। बिरजू ने सिर झुकाकर कहा, काका, मैं मालिक नहीं हूँ, सेवक ही रहूंगा। माँ ने मुझे जो मान दिया वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। मैं उसकी लाज रखूंगा। अगले दिन जब सूरज की किरणें हवेली की टूटी खिड़कियों से भीतर आई तो बरसों से बुझा आंगन जैसे रोशनी से भर उठा। बिरजू ने सबसे पहले गौशाला का रुख किया। गायें जैसे उसे पहचान कर रंबाने लगी। उनकी आंखों में अपनापन था। गांव के लोग कानाफूसी करने लगे। अरे देखो तो, बिरजू अब मालिक बन गया। मालिक? अरे ये बिरजू है, उसका बेटा है। देखना, हवेली में फिर से रौनक लौटेगी। पर हर कोई खुश नहीं था। हवेली की जमीन और गौशाला पर गांव के कुछ लोग आंख गड़ाए बैठे थे, खासकर पंडित हरिराम और ठाकुर रणविजय। वे मन ही मन सोच रहे थे, ये बिरजू गंवार कहाँ से मालिक बन गया? हवेली अब हमारे हाथ आती। लेकिन बहुरिया ने सब चौपट कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने बिरजू के खिलाफ अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। अरे बिरजू तो अपराधी है, उसी ने मुन्ना को कुएं में धक्का दिया था। बहुरिया को भी शायद उसी ने। बिरजू ने ये बातें सुनी मगर चुप रहा। उसका विश्वास था, सच को कोई दबा नहीं सकता। कुछ ही हफ्तों में बिरजू ने हवेली के खेतों को संभाल लिया। उसने मजदूरों के साथ मिलकर खुद हल चलाया, बीज बोए। मजदूरों की आंखों में पहली बार मालिक के लिए सच्चा सम्मान झलका। बब्बन काका ने गर्व से कहा, देखा बेटा, मालिक वही होता है जो सबसे पहले खुद पसीना बहाए। बहुरिया ने तुझसे गलत नहीं कहा था। इसी बीच पंडित हरिराम और ठाकुर रणविजय ने हवेली की जमीन पर दावा ठोकने की कोशिश की। गांव की पंचायत बैठी, सभी की निगाहें बिरजू पर थी। रणविजय गरज कर बोला, ये लड़का नौकर था, नौकर का मालिक की संपत्ति पर क्या हक? बिरजू ने सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, हक नहीं, आशीर्वाद मिला है मुझे। बहुरिया ने अंतिम समय सांस में सबके सामने मुझे बेटा कहा था। ये हवेली मुझे जमीन नहीं, माँ का आशीर्वाद देकर मिली है। अगर किसी को शक है तो ये रहा बहुरिया का लिखा हुआ कागज। बिरजू ने वो कागज सबके सामने रख दिया। पंचायत मौन हो गई। दस्तावेज देखकर सबको मानना पड़ा। बब्बन काका बोले, बहुरिया ने बिरजू को बेटा माना था और बेटा ही मालिक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। गांव के बुजुर्गों ने फैसला सुनाया, आज से बिरजू ही हवेली का उत्तराधिकारी है। जो कोई इसे ठुकराएगा वो पूरे गांव का विरोधी होगा। इस निर्णय के बाद बिरजू ने हवेली के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। जो भूखा आता उसे खाना मिलता, जो दुखी आता उसे सहारा। धीरे धीरे हवेली फिर से गांव का केंद्र बन गई। गांव की औरतें कहने लगी, जैसे बहुरिया थी वैसा ही है बिरजू। सचमुच माँ बेटे का रिश्ता था उनका। रात को हवेली में दिए जलते, बच्चों की हंसी गूंजती और आंगन में बैठा बिरजू आसमान की ओर देख फुसफुसाता, माँ देखो, मैं आपकी हवेली को फिर से जिंदा कर रहा हूँ।